हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी लैब। बरखा मैम के साथ इस मजेदार सेशन में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन को मैं मजेदार जरूर बोलूंगी क्योंकि कोई भी पोस्ट आ जाए, कोई भी पोस्ट आपके सामने नोटिफिकेशन में आ जाए, सबसे पहले कसम खा के बताना कि दो चीजों पे नजर जाती है कि नहीं। सबसे पहले उसमें कितनी वैकेंसी है और दूसरी उसमें कितनी सैलरी है। वैकेंसी का आपको पता है 17,000 से ऊपर सीजीएल वैकेंसी निकाल चुका है। आज मैं आपको सैलरी के बारे में इतनी डीप में चीजें बताऊंगी कि कभी भी कोई भी नोटिफिकेशन, सिर्फ सीजीएल नहीं, कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको ये पता हो कि आपकी बेसिक सैलरी क्या है, टीए, डीए, एचआरए मिल के सैलरी कितनी होती है। हमेशा सुना होगा ना आपने बड़ों को जो सैलरी लेके आते हैं या फिर जिनका सिलेक्शन हो गया है, ये बोलते हुए कितना पैकेज है, अच्छा इतने का पैकेज है, इन हैंड कितना आता है। अब ये मतलब क्या होता है कि बेसिक सैलरी इतनी है, ग्रेड पे इतना है। अच्छा 4600 ग्रेड पे, अब पता कैसे चलेगा कि 4600 ग्रेड पे 80,000 सैलरी बनती है कि 50,000 बनती है? कैसे पता चलेगा? बस रट के नहीं। देखो, अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आज का लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। किस ग्रेड पे में कितनी सैलरी मिलती है, उस सैलरी में से आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है, आपको हाथ में महीने के एंड में कितनी सैलरी मिलती है और टोटल सैलरी कितनी होती है। दोनों में फर्क है। 90,000 मेरी सैलरी है लेकिन मुझे इन हैंड 80,000 मिलेगा क्योंकि मेरी ग्रॉस सैलरी 80,000 है, तो 90,000 फिर क्यों बोला जा रहा है सैलरी। तो ये सारे जो डाउट्स हैं ये आज आपका एक सेशन लेके दूर होने वाले हैं। तो सिलेक्शन के बाद आपको सीजीएल में कितनी सैलरी मिलती है और टीए, डीए, एचआरए ये सब क्या है, इन सारी चीजों के बारे में आपको आज के सेशन में पता लगने वाला है। तो शुरू किया जाए आज का सेशन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की बात करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा बेहतरीन जॉब है एसएससी। एसएससी में क्या होता है, आपकी ड्रीम जॉब बोली जाती है एसएससी की। ग्रेजुएशन से जो करके तुरंत निकलते हैं या फिर जो पहली स्टेप होता है वो एसएससी बोला जाता है अच्छी रेप्यूटेड जॉब्स का। ठीक है, हर ग्रेजुएट किया हुआ बंदा एसएससी नौकरी के फॉर्म भर सकता है। फॉर्म खुले हैं, बेशक धड़ाधड़ भरिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें एसएससी की तो एसएससी लेवल 4 से शुरू है। अब लेवल 4 क्या है, ग्रेड पे क्या है, ये सब हम आएंगे। लेवल 5 की जितनी नौकरियां हैं आपको एसएससी में मिलती हैं, लेवल 6 की, लेवल 7 की और लेवल 8 की। लेकिन 2024 के नोटिफिकेशन में आपने एक चीज देखी कि इस बार लेवल 8 यानी कि AAO में एक भी वैकेंसी नहीं है, तो इस बार आपको सीजीएल में लेवल 8 की जॉब्स देखने को नहीं मिली हैं, लेवल 7 की जॉब्स देखने को मिली हैं। ठीक है, ये आपका वेरी करता रहता है। पिछले साल लेवल 8 की वैकेंसी थी तो लेवल 8 में आपको देखने को मिला था, बहुत से बच्चों ने सिलेक्शन भी लिया। इस साल सिर्फ लेवल 7 तक वैकेंसी है तो लेवल 7 तक की जॉब देखने को मिली है। हो सकता है एग्जाम आने तक लेवल 8 में भी वैकेंसी आ जाए तो एक अपडेट नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारा आपका लेवल होता है। अब लेवल में नौकरियां कैसी होती हैं, लेवल 4 में आपके जितने असिस्टेंट्स हैं वो सारे आ जाएंगे। लेवल 5 में सारे ऑडिटर्स आ जाते हैं। लेवल 6 में असिस्टेंट, डिविजनल अकाउंटेंट, सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, सब इंस्पेक्टर इन इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर यानी कि JSO, ये सारे आपके आ जाते हैं लेवल 6 में। और अब आती है एसएससी की ड्रीम जॉब जो कि बोली जाती है लेवल 7 की जॉब। मतलब अगर कोई व्यक्ति एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मार्क्स के हिसाब से भले ही उसको लेवल 4, लेवल 5 या लेवल 6 मिल जाए, लेकिन उसका ड्रीम हमेशा लेवल 7 जॉब पाना होता है। लेवल 7 में सारे, मतलब आप मिनिस्ट्रीज में जाके बैठते हो, CSS, इंटेलिजेंस ब्यूरो, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MEA, रेलवे, ये सारी की सारी चीजें आपकी लेवल 7 में आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब मैं अगर आपसे बोलूं भाई इनकम टैक्स की कितनी सैलरी है, 44,900, अब ये क्या है, क्या इतना आपको पैसा हाथ में मिलेगा? तो दूसरा व्यक्ति कहेगा नहीं नहीं, हमने देखा था उस वाले चैनल पे बताया जा रहा था हाथ में मिलेगा 86,000। फिर एक तीसरा व्यक्ति आएगा, वो बोलेगा नहीं नहीं, हम एक और चैनल पे देख रहे थे, वहां पे 92,000 बताया जा रहा था। तो आप जिस जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो आपको ये तो पता होना चाहिए कि भाई बेसिक सैलरी क्या है, टोटल सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, पता होना चाहिए कि नहीं। तो चलिए इन चीज को समझते हैं।
आपने देखा होगा आपकी नोटिफिकेशन में सैलरी नहीं ग्रेड पे लिखा होता है, मतलब कि अगर आप एमटीएस देखोगे तो वहां पे लिखा होता है लेवल 1, यानी कि आपका लेवल 1 की जॉब है। यहाँ पे आपके में लिखा है लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, यानी कि लेवल 8 की तो इस बार सीजीएल में नहीं आई है। 2400 ग्रेड पे क्या है, 2800 ग्रेड पे क्या है, सारा करके समझते हैं। चलो, आपकी ड्रीम जॉब लेवल 7 4600 ग्रेड पे से आपको उठाते हैं, उसी तरीके से आप सारा सीख जाओगे। तो सैलरी कैलकुलेट करना सीखें, शुरू किया जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सैलरी अब समझो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल सैलरी को बोला क्या जाता है, जो नोटिफिकेशंस में भी आप देखते हो, ग्रॉस सैलरी। टोटल सैलरी को हम क्या बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। अब ग्रॉस सैलरी कैसे बनती है, सबसे पहले ग्रॉस सैलरी में आप बेसिक सैलरी, जैसे अभी हमने देखा ना 44,000 इनकम टैक्स की बेसिक सैलरी 44,000 45,000 दी गई है, तो सबसे पहले 45,000 बेसिक सैलरी होती है। अब इस बेसिक सैलरी में डीए जुड़ता है। डीए क्या होता है, बेसिक सैलरी का 50% डीए होता है। ये हर साल बदलता रहता है, इस साल 50% है, कभी 40% होता है। ठीक है, तो डीए 50% होता है बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी अगर 50,000 है तो डीए हो गया 25,000, तो इस 50,000 में 25,000 जुड़ जाएगा। तीसरी चीज जो आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ती है वो है एचआरए। एचआरए का मतलब होता है हाउस रेंट। अब देखो, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो तो आपका हाउस रेंट ज्यादा होगा, लखनऊ का कम होगा। आप चले जाओगे हरदोई, वहां का हाउस रेंट और कम होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये जो हाउस रेंट अलाउंस है ना, ये अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। जैसे अगर हम दिल्ली जाएंगे तो 30% हमको मिलेगा बेसिक सैलरी का, हम अगर जाएंगे हरदोई तो 10% मिलेगा। तो इस तरीके से एचआरए अलग अलग होता है। फिर आता है टीए। टीए होता है ट्रैवल अलाउंस। ये देखो, इतनी चीजें सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलती है, मतलब हीरा नौकरी बोली जाती है। बेसिक सैलरी तो सिर्फ नाम मात्र का है, उसमें आपका डीए जुड़ता है, फिर हाउस रेंट मिलता है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। ये सब मिलके आपका बनता है टोटल ग्रॉस सैलरी। तो जब बोलते हैं ना लोग कि भाई सैलरी कितनी है, तो हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं, ना कि बेसिक सैलरी। सबसे पहले ये डिफरेंस क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले एक्स, आपके नोटिफिकेशन में भी आप देखते हो कि एक्स सिटी, वाई सिटी और जेड सिटी किसको बोलते हैं। एक्स सिटीज में सारी बड़ी सिटीज आ जाएंगी, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव। वाई सिटी में आ जाएंगी कानपुर, लखनऊ, इस लेवल की सिटीज। और जेड सिटी में टाउन्स और रिमोट एरियाज आ जाएंगे, जैसे हरदोई हो गया, बाराबंकी हो गया, ये सब आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एचआरए अलग अलग सिटीज का अलग अलग होता है। ठीक, जैसे अगर हम बड़ी जगहों की बात करेंगे तो एचआरए आपका हो जाएगा 30%। मतलब दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में जो एचआरए मिलता है बेसिक सैलरी का 30% मिलता है। वाई सिटी में क्या होता है, जैसे अगर आप लखनऊ में जाओगे तो एचआरए कितना होगा, लखनऊ में बेसिक सैलरी का 20% एचआरए होता है। और अब उसी जगह पे आप हरदोई, बाराबंकी, इन सब में जाओगे तो क्या होगा, 10% आपको मिलता है एचआरए टोटल बेसिक सैलरी के ऊपर। ठीक है, तो ये तो आपका एचआरए हो गया, समझ में एकदम क्लियरली आ गया होगा। और मैंने लिंक भी किया है कि बड़ी जगह तो बड़ी हाउस रेंट, तो बस बड़ी जगह में 30%, फिर 20 और फिर 10, गांव देहात के एरियाज तक 10% तक पहुंच जाता है। तो इतना हमें क्लियर हो गया है एचआरए कैसे ऐड होता है आपकी बेसिक सैलरी में। ठीक है, फिर आ जाता है डीए, डियर अलाउंस कैसे ऐड होता है। तो भाई ये तो सिंपल है, चाहे आप किसी भी सिटी में हो, 50% फिक्स है। बेसिक सैलरी जितनी भी होगी उसका 50% अपने आप जुड़ जाएगा, दिमाग लगाना ही नहीं है डीए में। एचआरए में भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बड़ी जगह तो 30%, छोटी जगह तो 20%, गांव देहात तो 10%। ठीक, सिंपल है। फिर हम आ जाते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको हम ट्रैवल अलाउंस बोलते हैं। ट्रैवल के लिए भी रुपए देती है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्स सिटी मतलब बड़ी सिटी है, तो कैसे ट्रैवल अलाउंस दिया जाता है, मैं आपको कैलकुलेट करना थोड़ा बता दूं। ट्रैवल अलाउंस ऐसे कैलकुलेट किया जाता है कि एक तो फिक्स्ड अमाउंट होता है, प्लस एक अमाउंट होता है जितना भी आपका डीए होता है। 50% है तो 50% ऑफ ये फिक्स्ड वाले अमाउंट का 50% और ऐड हो जाता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं कि मैं सपोज दिल्ली में हूं, ठीक है, मुझे कितना रुपए मिलेगा ट्रैवल अलाउंस के ऊपर, तो 3600 रुपए तो फिक्स्ड है। 3600 के बाद 50% इसी 3600 का और ऐड हो जाएगा, यानी कि हमें 5400 मिल जाएगा हाथ में। ठीक है, इतना क्लियर है। और उसी जगह से अगर कोई छोटी जगह है, वाई सिटी या जेड सिटी है, तो 3600 की जगह 1800 मिलता है। बस इतना डिफरेंस आता है। ठीक, तो ये हमें क्लियर हो गया एचआरए क्या है, टीए क्या है और डीए क्या है, जो हम हमेशा सुनते रहते थे। इन सभी चीजों को जब हम बेसिक सैलरी में जोड़ देते हैं तो हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है।
पर मुझे कैसे पता कि आपको समझ में आया? मैं एक बेसिक नंबर से शुरू करती हूं ताकि ये पिक्चर आपके दिमाग में छप जाए, और दोबारा चाहे आप किसी बैंक की सैलरी को कैलकुलेट करो, सेंट्रल गवर्नमेंट की चाहे स्टेट गवर्नमेंट की, बॉडम बने मत बैठे रहो। अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप एकदम, होता है ना कि सीना ठोक के सामने जाओ, और एक एक क्लैरिटी होनी चाहिए आपकी। कोई ये ना कह दे आपको कि अरे इतना है, अरे इतनी सैलरी होती है, अच्छा हाँ एचआरए जुड़ता है, एचआरए जुड़ता है पर पता नहीं है क्या एचआरए है। क्लियर कर लो इस लेक्चर से, ठीक है? सिर्फ पढ़ाई करके कॉन्फिडेंस नहीं आता है, जो आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो उसके बारे में पता होने से कॉन्फिडेंस आता है, ठीक? अब जैसे हमने बात करी एक एग्जाम्पल के तौर पे कि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है। मेरा सवाल आपसे है कि आपकी बेसिक सैलरी 50,000 है, अब आप मुझे बताओ कि आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी कितनी बनेगी? कितनी बनेगी? देखो मेरे साथ करो, टोटल सैलरी आपकी कितनी बनेगी अगर बेसिक सैलरी 50,000 है? तो हमें पता है डीए इसमें जुड़ जाता है बेसिक सैलरी में, और डीए होता कितना है? डीए आपका बेसिक सैलरी का 50% होता है। अब इसका 50% मतलब क्या हुआ? 25,000। चलो तो इस 50,000 में 25,000 जुड़ जाएंगे। फिर हाउस रेंट कितना होता है? 30% लेके चलते हैं एक्सिटीज का, तो 30% होता है, तो इसमें आप 30% ऐड कर दो। अब इसका 30% क्या होगा? 50,000 का ऐसे देखो, 5,000 हो गया 10%, फिर 10% 15,000, 30% कितना हो गया? 15,000, ठीक है? तो 15,000 हमारा एचआरए हो गया और 25,000 हमारा डीए हो गया। इतनी चीज अभी बेसिक सैलरी में जुड़ेगी। अब आ जाता है टीए। टीए दो चीजों का बनता है मिलके, एक तो 3600 जो कि फिक्स्ड होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते। दूसरा क्या है? इसी 3600 का 50%, क्योंकि डीए 50% है। जब डीए 40% होगा तो हम इसका 40% ले लेंगे। बेसिकली ये जो हमारा डीए का परसेंटेज होता है उसी का हम लेते हैं यहाँ पे परसेंटेज। अभी डीए 50% है तो हम इसका 50% लेंगे, तो 3600 इंटू 50% कितना आया? 50% करेंगे कितना आएगा? बहुत बढ़िया, 1800 आया। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 3600 में से 1800 ऐड कर देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 5400। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा? अब हमें देखना है कि टोटल सैलरी कितनी बन रही है। तो टोटल सैलरी के लिए सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखो, हमने लिख दिया 50,000। फिर डीए लिखो, हमने लिख दिया 25,000। फिर एचआरए लिखो, हमने लिख दिया 15,000। फिर बोल रहा है टीए लिखो, हमने लिख दिया 5400। अब इन सभी को ऐड कर दो, बनेगा 95,400, बनेगा 95,400। तो ये 95,400 क्या होगा? 95,400 टोटल ग्रॉस सैलरी होगी उस बंदे की जिसकी बेसिक सैलरी 50,000 होती है। ठीक है, ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया। ठीक, क्लियर है? अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी यहाँ पे, इतनी चीज पहले बताओ क्लियर है बढ़िया से? चलो अब मैं आपसे कहती हूं कि अगर आपको ये समझ में आ गया है तो इसी बात पे अब मुझे कॉन्फिडेंस तब आता है, चाहे मैं इंग्लिश पढ़ाऊं और चाहे मैं आपको कोई डाउट क्लियर करूं, मुझे कॉन्फिडेंस तब आता है जब दिमाग में वो चीज छप जाती है, और ये मेरे सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, है ना? तो चलो अब मैं कुछ नहीं करूंगी, आप खुद से इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई सीजीएल वाला जो बंदा है वो या तो सीएसएस, रेलवे, एमईए या तो इनकम टैक्स में जाना चाहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना इनकम टैक्स की सैलरी आपसे कैलकुलेट करवा ली जाए। तो चलो मैंने चार्ट आपके लिए बना दिया है, और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की सैलरी अगर आपने कैलकुलेट कर ली तो बाकी जितनी भी लेवल 7 की जॉब है, लेवल 7 की जॉब को हम बोलते हैं 4600 ग्रेड पे की जॉब, तो जितनी भी 4600 ग्रेड पे की जॉब है वो आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी कि भाई सैलरी कितनी होती है जो हमें हाथ में मिलती है, बेसिक सैलरी कितनी होती है, पूरा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। एक बार खुद से करके देख लो, ठीक है? तो अगर कोई व्यक्ति 4600 ग्रेड पे के ऊपर है तो उसको बेसिक सैलरी जो हाथ में मिलती है वो होती है ये 44,900। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये कभी भी डाउट नहीं आएगा कि अगर आपसे मैं बोल रही हूं कि ये जो नौकरी है वो 4600 ग्रेड पे की है, तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाएगा 4600 ग्रेड पे मतलब कि बेसिक सैलरी है 44,900। बाकी वैल्यू आप लिखिए और फिर बताइए कि टोटल कितना आ रहा है। सारी की सारी वैल्यू लिखना शुरू करिए। सबसे पहले तो डीए निकालो जो कि इसका 50% होता है, 50% कर लो, जल्दी से करो, अपॉन 2 कर लो ना।
22,450 50% आ गया। मैं इनकम टैक्स की लेवल 7 के जॉब की इनकम टैक्स की या फिर 4600 ग्रेड पे की जितनी नौकरियां हैं उसकी सैलरी कैलकुलेट कर रही हूं, जो कि मैं नहीं, आप खुद कर रहे हो, ठीक है, तभी कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम एचआरए 30% रख ले रहे हैं, तो ये जो आपकी बेसिक सैलरी है इसका 30% करो, बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। 10% इतना हो गया, 10% हो गया 4490, 4490 इंटू 3 करो, लगभग 13,000 समथिंग आएगा। 13,000 देखो 13,470 आ रहा है, 30%, एक बार चेक करना, 13,470 आ रहा है, 30%, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस वैसे ही सेम रहेगा, 3600 में से हम क्या ऐड कर देंगे, इसी का 50% यानी कि 1800। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा 5400 यानी कि 5400, ठीक है, ये हमारा आ गया। ये तो सारे जॉब में सेम ही रहता है, ट्रैवलिंग अलाउंस एक्सिटी का 5400, इतना हमने ऐड कर लिया, ठीक। अच्छा, यहां पे एक नई चीज आपको देखने को मिल रही होगी, डीए प्लस बीपी, मतलब बेसिक सैलरी और ड्रियरेंस अलाउंस का 14% अगर हम करें तो ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब अच्छे से समझिएगा, आपने अपने पापा लोगों के मुंह से सुना होगा पीएफ अकाउंट में जा रहा है। रिटायर गवर्नमेंट जॉब को हीरा नौकरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि प्राइवेट में जब तक सांसें चल रही हैं तब तक पैसा आ रहा है, जब तक शरीर चल रहा है तब तक पैसा आ रहा है। गवर्नमेंट में शरीर नहीं चल रहा है तब भी रिटायरमेंट में पैसा आ रहा है, इसीलिए हीरा नौकरी बोला जाता है। तो जो गवर्नमेंट पैसा देती है वो कैसे देती है, हर महीने आपको 14% का जो एक अमाउंट है, जैसे आपने पीएफ क्या होता है, पीएफ प्रोविडेंट फंड, थोड़ा अमाउंट आप खुद डालते हो, थोड़ा अमाउंट गवर्नमेंट डालती है, तो टोटल मिलके जब आप रिटायरमेंट होते हो तो आपके पीएफ अकाउंट में रिटायरमेंट के टाइम पे 3 करोड़ से 5 करोड़ तक के बीच का अमाउंट आपको मिलता है। तो वो कहां से मिलता है, गवर्नमेंट अपनी जेब से एक साथ थोड़ी ना निकाल के देती है, हर महीने एक गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन यानी कि पीएफ अकाउंट में आपके वो थोड़ा करके जाता रहता है। तो जैसे जैसे आपकी नौकरी बढ़ती रहती है, आपके प्रमोशन होते रहते हैं, बेसिक सैलरी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये एक ऐसा अमाउंट है जिसके बारे में मुझे लग रहा है शायद आपको अभी नहीं पता था, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन आपका रहता है, हर महीने आपके अकाउंट में आता है। तो ये अच्छा, एक चीज और बता दूं, हाँ यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, ये वाला पैसा क्या हर महीने आपके अकाउंट में आता है, शायद मैंने ये बोला, ऐसा नहीं होता है। ये वाला पैसा हर महीने आपके अकाउंट में नहीं आता है, ठीक है। ये आपके पीएफ अकाउंट में, मतलब जब आप रिटायर होगे तब ये आपको मिलेगा। अगर आप सोचो कि हर महीने आपके अकाउंट में ये 14% भी आ जाए तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। चलो, ये हमारा हो गया, ये 14% लगभग कितना हुआ, 9429। अब जब हम इन सारी चीजों को ऐड कर लेंगे तो मैं बोलूंगी भाई टोटल सैलरी तुम्हारी कितनी बन रही है, तो आप बोलोगे मेरी टोटल सैलरी बन रही है लगभग 96,000, लगभग 96,000 मेरी टोटल सैलरी बन रही है अगर मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हूं। तो मैंने बोला अच्छा, और हाथ में कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे हाथ में मैम कितना आ रहा है, हाथ में इतना नहीं आ रहा है, हाँ कहाँ गया, हाथ में मेरे आ रहा है इतना 86,220। ये जो 9429 है ये आपके हाथ में नहीं आता है, ये गवर्नमेंट खुद, आप ये समझो एक अकाउंट होता है पीएफ अकाउंट, उसमें गवर्नमेंट डालती रहती है, आपके नाम का होता है, डालती रहती, रिटायरमेंट के टाइम पे एक साथ आपके पास आता है, ठीक है। तो ये हर मंथ आपके पास नहीं आता है, पर ये होता आपका ही पैसा है ना। तो टोटल सैलरी आपकी 96,000 तक बनती है, जिसमें से ये वाला अमाउंट आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, और हर महीने जो सैलरी आपके हाथ में आती है वो इतनी होती है, यानी कि लगभग 86,000 रुपए। अब लॉजिक क्लियर हुआ, सारी चीजें दिमाग में सेट हो गई कि किस तरीके से हम टोटल सैलरी होती है, ग्रॉस सैलरी होती है। तो आप कोई भी बंदा कभी भी आपसे पूछता है कि भाई सीएसएस की कितनी सैलरी है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी सैलरी है, तो ये मत सोचना कि चलो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, अरे यार नोटिफिकेशन ही नहीं समझ में आ रही। सोचो आप बनने जा रहे हो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीएसएस, रेलवे मिनिस्ट्री में बैठने जा रहे हो और आपको इस सैलरी का लॉजिक ही नहीं पता था। इस वीडियो को इतना शेयर करो, सिर्फ सीजीएल और एसएससी के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, गवर्नमेंट जॉब की, इस वीडियो को जरूर शेयर करो, उस बच्चे तक पहुंचाओ, क्योंकि मैंने देखा है स्टूडेंट्स को सैलरी के नाम पे कंफ्यूज होते हुए, ठीक है। और मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना कि कैसा लग रहा है आपको वीडियो। अब मैं जल्दी से एक
पेज पे समरी आपको बता देती हूं, एकदम क्लियर हो जाएगी। समझना समरी क्या है। अगर कभी भी कोई आपसे पूछता है कि भाई टोटल सैलरी तुम्हें कितनी है, ग्रॉस सैलरी जो हाथ में मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? आपके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ग्रॉस सैलरी में बेसिक सैलरी जुड़ती है, फिर इसमें आपका डीए जुड़ता है, बोलो 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 बोलो, फिर आपका एचआरए जुड़ता है, फिर आपका टीए जुड़ता है इसमें। ये सारी चीजें आपकी बेसिक सैलरी में जुड़ती हैं, तब जाके आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी बनती है। इसमें 14% का गवर्नमेंट का फंड भी होता है पीएफ में, जो आपके में जुड़ता है, जो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है, पर ये 14% हर मंथ नहीं मिलता। तो अब क्लियर है कि बेसिक सैलरी से कोई लेना देना नहीं होता, आपकी सैलरी वो होती है जो हाथ में मिलती है। ठीक, तो इन हैंड सैलरी कितनी होगी? बेसिक सैलरी, एचआरए, डीए और टीए, और जो गवर्नमेंट फंड जो होता है पीएफ, वो आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलता है। ठीक है, तो आपकी वैसे टोटल सैलरी 96,000 है, पर इन हैंड कितना मिलेगा? 86,000 मिलेगा। तो ये चीज आपकी मेरे हिसाब से यहां पे एकदम क्लियर हो चुकी है, बढ़िया से समझ में आ गई है सब लोगों को। अब जिस जॉब में आपका मन करे, मतलब अब आप लोगों को ना शर्माना, डरना, ये सब कुछ नहीं करना है, सामने आए बस तुरंत आंसर करो। जैसे कि मैं आपसे बात करूं सैलरी की, अब चाहे आपसे कोई बोले 4800 ग्रेड पे की क्या सैलरी है, 4600 ग्रेड पे की क्या सैलरी है, अब दिमाग में इतना क्लियर होगा, अच्छा बच्चू ये सैलरी होती है, अब एकदम आपके दिमाग में क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे आपके अकाउंट, आपके सामने सैलरी लिख भी दी है, इसमें सब कुछ एडेड है, गवर्नमेंट फंड से लेकर सब कुछ। ठीक है, अब तो कोई टेंशन ही नहीं है, अब आपके दिमाग में क्लियर है, तो आप कहीं पे भी कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, अच्छा अब एक चीज मैं आप लोगों से और बोलना चाहूंगी, पूछना चाहूंगी, इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, कुछ और बहुत बढ़िया अलाउंसेस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी अलाउंस मिलता है जो लोग रिस्क जॉब में होते हैं, अभी मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। हार्ड सिटी, अगर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू मैनेज सिटी है, वहां पे थोड़े पैसे एक्स्ट्रा मिलते हैं। रेशियो अलाउंस, मतलब बहुत अलाउंसेस मिलते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज ये पूछना चाहूंगी, क्या आपको पता है एसएससी में, ये मेरा सवाल है आपसे, क्या आप में से किसी को भी पता है, प्लीज मेरे बात पे ध्यान दीजिएगा, क्या आपको पता है कि एसएससी में कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें 12 महीने काम करके 13 नहीं, 14 नहीं, 15 महीने की सैलरी मिलती है। मतलब आप काम कर रहे हो 12 महीने, पर आपको सैलरी मिलेगी 15 महीने। ऐसा क्यों होता है और कौन सी जॉब में होता है, ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे तो मन करता है ना कि यार उस जॉब में प्रिपेयर करें, 3 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी। तो चलिए आपको बताते हैं, एसएससी सीजीएल की कौन सी ऐसी जॉब है जिसमें 12 महीने काम करने पर भी मिलते हैं 15 महीने की सैलरी। तो एसएससी सीजीएल की ये जॉब्स हैं जो रिस्क जॉब होती हैं, जैसे कि नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी। तो जो इस तरीके की रिस्क जॉब होती हैं उसमें एक रिस्क अलाउंस मिलता है, यानी कि आप 12 महीने काम करते हो, ये मैंने नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट डाला है, 1 महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, 13 महीने हो गया, और बाकी 2 महीने की सैलरी कैसे एक्स्ट्रा मिलेगी मैं कैलकुलेट करके बता रही हूं। देखिए, जो इस टाइप की रिस्क जॉब होती हैं, यहां पे आपको 20% आपकी बेसिक सैलरी का मिलता है। अब 20% आपकी बेसिक सैलरी का मिल रहा है, मतलब आपकी सैलरी अगर 50,000 रुपए है तो इसका 20% क्या हुआ? 10,000। ठीक है, अब आपको 10,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं, यानी कि 5 महीने में 50,000 हो गए, मतलब 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हो गई, फिर से अगले 5 महीने में आपके हो गए, मतलब फिर से 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी हो गई। मतलब कि 12 महीने काम कर रहे हो लेकिन सैलरी आपको 15 महीने की मिल रही है इन जॉब्स में। तो जरूर 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 से सीजीएल के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो इस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, अब अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, और अगर आप हमारे साथ लैब टीम के साथ, बरखा मैम के साथ, अवन सर के गाइडेंस में प्रिपेयर करना चाहते हो सीजीएल और इसी तरीके के बेनिफिट्स का फायदा उठाना चाहते हो, तो आप जुनून बैच, एसएससी सीजीएल का जुनून बैच है जिसका नाम ही है जुनून सीजीएल को क्वालिफाई करने का, इसको आप कर सकते हो। और इसको करने के बाद आप जब देखोगे कि आपका ये बैच 4,000 का है लेकिन आपको पड़ेगा ये 2,000 का इस कोड को लगाने पे। बरखा is my name and बरखा is the code, BARKHA। तो जैसे ही आप इस कोड को लगाओगे आपको यहाँ पे ऑफ मिल जाएगा। हम शुरू से तैयारी कराते हैं क्योंकि हमें पता है कि सफलता पाना इतना आसान नहीं है। सफलता के लिए बहुत चीजें लगनी पड़ती हैं, बहुत स्ट्रैटेजी लगनी होती है।
किस तरीके का कंटेंट पढ़ाया जाए कि एक बार में सिलेक्शन हो जाए। और आपको पता है लैब, एसएससी लैब तो कंटेंट के लिए ही फेमस है। तो अगर आप एक बार में सिलेक्शन पाना चाहते हो जरूर से इसको ज्वाइन करो। और एक हमारे ऐप पे आपको महापैक दिखेगा। महापैक सबसे बड़ा कोर्स होता है एसएससी का। इसमें आपको सीजीएल के साथ साथ सीएचएसएल, सीपीओ, स्टेनो सारे कोर्सेज मिलेंगे। साथ ही साथ 2700 ई बुक मिलेगी, 2100 टेस्ट मिलेंगे और 2000 से ऊपर लाइव क्लासेस मिलेंगी और प्रिंटेड किताबें आपके घर में भी आएंगी। ये एसएससी महापैक में होता है और इस पे भी आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को यूज करके, बरखा। हमारी ऐप का नाम है लैब और वेबसाइट का नाम भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, लर्न ऑन लैब। अगर आप ज्वाइन करके हमारे संग तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए और इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको सच में कंफ्यूजन रहता है हमेशा। और मुझे कमेंट में लिख के ये जरूर बताइएगा कि एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ कि नहीं, जरूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।